देखा कि इंडिया के अंदर मोस्ट प्रिवलेंट जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। बोथ सेक्सेस को मिला लिया, आप मेल को मिला लीजिए, फीमेल को मिला लीजिए, नंबर 1 कैंसर हमारा ब्रेस्ट है। वेस्टर्न कल्चर की वजह से या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर हैं इनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्योंकि आजकल हम कैरियर के प्रति इतने ओरिएंटेड है, हमारी शादियां लेट होती हैं, हमारी फिर फैमिली प्लानिंग लेट होती है, डिलीवरी लेट होती है, तो इन सब से अपना रिस्क फैक्टर बढ़ता है। बाकी फील्ड के अंदर भी ये हो गया कि करियर को पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है, तो ये कहाँ तक अफेक्ट करेगा इन चीजों को? देखिए, हर चीज में लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। आप दाल भी बनाते हैं, नमक ज्यादा डल जाएगा तो वो खराब हो जाएगी। और यदि वो डिटेक्शन हो गया है कि अगली स्टेज में कि कैंसर है, तो फिर हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए? स्क्रीनिंग हमें मेनली 45 एज पे बिगिन करना चाहिए, 45 टू 54 ईयर एज में बिगिन करना चाहिए, और एनुअली आपको मैमोग्राम करवाना चाहिए। इंडिया के अंदर कौन कौन सी मॉडलिटी हैं जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं? मेनली हमारे पास कैंसर में हमारे पास सर्जरी मोडालिटी होती है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जैसे स्टेज 1 है, अपफ्रंट सर्जरी हो सकती है, स्टेज 2 तक भी हो सकती है। स्टेज 1 एंड 2 इज अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड में लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अच्छे से हो, डायग्नोसिस अच्छे से हो, तो उन चीजों को हम जल्दी डिटेक्ट करके पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। जो क्योर नहीं हो सकता है, इसके अंदर मेनली जो गलती है वो उन लोगों की है जो सही टाइम पे स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे हैं, डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वो एग्री नहीं होता है। सर, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, आपको अगर कुछ भी डाउट लगे, आपको लंप लगे, ब्रेस्ट में गांठ लगे, इग्नोर मत कीजिए। इंडियन सोसाइटी का अपना सिस्टम ये कि हम अपने हर चीज को हम प्रायोरिटी पे रहते हैं, पर हेल्थ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। ये हर घर में देखा जाता है। इग्नोर मत कीजिए। टाइमली कुछ भी डिटेक्ट हुआ, हर चीज क्यूरेबल है। ब्रेस्ट नहीं, बाकी कैंसर्स में मैं बता रहा हूँ। एक एक्चुअली सर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में ही होता है या मेल के अंदर भी होता है? तो आज हैं हम डॉक्टर अभिषेक चारण सर के साथ में, जो जयपुर के एक सुप्रसिद्ध विख्यात मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट, एमडी मेडिसिन और डीएम ऑन्कोलॉजी में इन्होंने किया है चेन्नई अडियार से कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें डॉक्टर अभिषेक सर के साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया अरुण, आप बताएं। एक्चुअली सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपसे मिलने का और बात करने का, मैं WHO की 2022 की एक कैंसर का स्टडी देख रहा था। तो मैंने देखा कि इंडिया के अंदर मोस्ट प्रिवलेंट जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब एक आम जनता के लिए, जो भी वुमेन्स हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके लिए एक आप ओवरव्यू क्या देना चाहेंगे? क्या है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, भारत में और विश्व में, भारत में आप ले लीजिए, नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर ही पाया जाता है। बोथ सेक्सेस को मिला लिया, आप मेल को मिला लीजिए, फीमेल को मिला लीजिए, नंबर 1 कैंसर हमारा ब्रेस्ट है। लेडीज में भी नंबर 1 है। हर चौथा कैंसर भारत में ब्रेस्ट कैंसर है। इससे आप पता, मतलब 25 से 26% भारत में जितने भी कैंसर डायग्नोस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है। हर चौथे कैंसर का मतलब कितना बर्डन है, कितना बड़ा बर्डन है ये डिजीज का, इस बात से आप अंदाजा लगाइए। और जिस तरह से हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी का, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप लास्ट 3 डेकेड के अगर डेटा कंपेयर करो भारत के सिर्फ, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग भी ज्यादा हो रही है, रजिस्ट्री अभी बढ़ गई है अपनी पॉपुलेशन बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री, तो अपने कैंसर पकड़ में भी ज्यादा आ रहे हैं। और उसके साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन की वजह से इंसिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। और आज के दिन में हमारा नंबर 1 कंसर्न, क्योंकि मोस्ट कॉमन है, प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, और हमारी महिलाओं को, लेडीज को, माताओं को ये परेशान करता है, तो इस पे हमारा विशेष ध्यान है। एक्चुअली सर मैं देख रहा था कि सन 2022 में लगभग 2 लाख केसेस, 1,92,000 ऐसा कुछ डेटा है जो WHO ने रिपोर्ट किया है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। टोटल केस जो डिटेक्ट हुए कैंसर के वो अप्रोक्स 14 लाख केसेस थे। उनमें से 2 लाख केसेस सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, जो अभी आपने बात भी करी, वेस्टर्न कल्चर की वजह से या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये जो रिस्क फैक्टर हैं
इनके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि जो माताएं बहनें हैं उनको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर जो आजकल, मेरा मतलब ये था वेस्टर्नाइजेशन का मतलब कि हम उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, डाइट को और जैसे कार्यशैली है उस सब को फॉलो कर रहे हैं। तो रिस्क फैक्टर में जैसे लेट प्रेगनेंसी, 35 साल के बाद में प्रेगनेंसी होती है तो रिलेटिव रिस्क फैक्टर बढ़ता है 2 से। जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग कम करी है जिन्होंने, उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। जिनका अर्ली मेनार्क हुआ है, जिनके मतलब पीरियड्स अर्ली स्टार्ट हो गए हैं, मान लीजिए 10 साल 11 साल, और लेट मीनोपॉज हुआ है, तो मतलब जो ओव्यूलेशन साइकिल होती है, लाइफ होती है एक वुमन की, अगर वो ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर, क्योंकि आजकल हम कैरियर के प्रति इतने ओरिएंटेड है, हमारी शादियां लेट होती हैं, हमारी फिर फैमिली प्लानिंग लेट होती है, डिलीवरी लेट होती है, तो इन सब से अपना रिस्क फैक्टर बढ़ता है। उसके बाद में और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डाइटरी होता है, आप अल्कोहलिक डाइट लें, उन सब में भी रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी होता है। कई पेशेंट में बिनाइन ब्रेस्ट लोबुलर हाइपरप्लेजिया होता है, उससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। कई पेशेंट में अलग अलग फैमिली रिस्क फैक्टर है, अगर माताओं को, बहनों को हुआ है तो हेरिडिटरी वाला रिस्क फैक्टर, तो खूब सारे रिस्क फैक्टर है, उनका रिलेटिव रिस्क अलग अलग पाया जाता है। और जैसे मैं मेरी बात करूं कि आई एम 32 ईयर ओल्ड राइट नाउ, तो आपने जो बात करी एक कैरियर की और ब्रेस्ट कैंसर और कैरियर कैसे एसोसिएशन आपने दिखाया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आजकल जो लड़कियां भी हैं और खास तौर से जो मेडिकल के अंदर हैं, उनके लिए कैरियर फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है, मैरिज को वो सेकंड रखते हैं, इसलिए लेट प्रेगनेंसीज भी हो रही हैं और आजकल 1 या 2 बच्चे ही सब रखते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड भी कम हो रहा है। तो इसके बारे में स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, जो यंगस्टर मतलब वुमेन्स हैं जो MBBS में है या MD में है, बाकी फील्ड के अंदर भी ये हो गया कि कैरियर को पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ये कहाँ तक अफेक्ट करेगा इन चीजों को? तो आपके हिसाब से कैरियर और कैंसर, इसको मैनेज करने के लिए बैलेंस कैसे होना चाहिए? देखिए, हर चीज में लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। आप दाल भी बनाते हैं, नमक ज्यादा डल जाएगा तो वो खराब हो जाएगी। उसी प्रकार कैरियर में भी बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस करके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए क्या, सबको हैप्पीनेस चाहिए, लाइफ आराम से हो, ये चाहिए। कैरियर के पीछे हम भागते भागते कई चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उसमें पहली चीज आती है पर्सनल लाइफ और हमारी फैमिली। तो आप जैसे कैरियर के पीछे आप हैं, सब हैं, हम भी हैं, ये भी हैं, सब हैं, उससे क्या होता है, लेट शादियां हो रही हैं, लेट डिलीवरी हो रही है। 35 साल के बाद में अगर डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उसी हिसाब से एक बच्चे, मैं अब ऐसे नहीं कहूंगा, इट इज अप टू द मतलब जो भी हैं लोगों पे है कि वो कैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं, पर एक प्रेगनेंसी होती है 1 वर्सेस 2 प्रेगनेंसी में, 2 प्रेगनेंसी इज ऑलवेज बेटर देन 1 प्रेगनेंसी इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि 2 प्रेगनेंसी में आपके 18 मंथ्स चले जाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता, आपका ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, आपका रिस्क कम होता है। बट इन दी एंड इट इज टोटली अप टू द जो भी लोग हैं, वो डिसाइड करें कैसे वो प्रोसीड करना चाहते हैं। बट एंड में ये जरूर कहूंगा कि बैलेंस होना जरूरी है कैरियर और लाइफ के प्रति, नहीं तो आप एक के पीछे आप दूसरे को खो बैठेंगे। अभी इसकी प्रिविलेंस ब्रेस्ट कैंसर की इतनी ज्यादा है, आपने बताया लगभग 25-26%, यानी कि हर चौथा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है इंडिया के अंदर। तो एक इंसिडेंस इतना ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्या ये ट्रीटेबल है या ये क्योरेबल है? मैं बताना चाहूंगा ये प्रिवेंटेबल भी है। प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, आप टाइमली खाएं पिए, अच्छे आप मोबाइल रहें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे रहें, और जो मैंने आपको बताया है फैक्टर कि टाइमली आपका ये सब होना, उस सब पे आप ध्यान दें, तो काफी हद तक हम इसको इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। जीरो कोई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंसिडेंस में है, प्रेवलेंस में है, इसकी स्क्रीनिंग के बहुत सारी गाइडलाइंस है। WHO की अलग गाइडलाइन होती है, अमेरिकन अलग है, यूरोपियन अलग है, पर ज्यादातर गाइडलाइन ये सजेस्ट करती है 40 to 45 और 50 की एज तक आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग कैसे होती है, एक नॉर्मल एक्सरे करवाना, आपको ब्रेस्ट का एक नॉर्मल एक्सरे कराना, आप वो करवाइए, उससे, जिसे मैमोग्राम कहते हैं, उससे अपना डिटेक्ट हो जाएगा कि अपने कुछ इश्यू है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर एनुअली या बाय एनुअली जैसे भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे आप वैसे फॉलो करें। तो ये तो हो गया आपका स्क्रीनिंग। फिर आता है आपका ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी स्टेज है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना। स्क्रीनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्क्रीनिंग हमें किस एज में शुरू करनी चाहिए, और यदि स्क्रीनिंग में हमें अर्ली डिटेक्शन मिलता है तो फिर उसके लिए हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग किस एज में शुरू हो, और यदि वो डिटेक्शन हो गया है कि अर्ली स्टेज में कि कैंसर है, तो फिर हमें कैसे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। स्क्रीनिंग हमें मेनली 45 एज पे बिगिन करना चाहिए, 45 टू 54 ईयर एज में बिगिन करना चाहिए, और एनुअली आपको मेमोग्राम करवाना चाहिए। और उसमें अगर कुछ पहले होता है स्क्रीनिंग मेमोग्राम। स्क्रीनिंग मेमोग्राम में अगर कोई दिक्कत आती है, जो नॉर्मल एक्सरे आप कराएंगे छाती का, उसमें अगर दिक्कत आती है फिर डायग्नोस्टिक मेमोग्राम पे जाते हैं उसमें, उसके बाद दिक्कत आती है तो आपका बायोप्सी पे जाते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आइडियली आई वुड रिकमेंड कि आप 45 टू 50 की एज में आप बिगिन करें। जो हायर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें आप जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे जिनकी माताओं को या बहनों को कैंसर है, जिनको जेनेटिक है, जिनकी फैमिली में रन करता है, उनको हम 25 साल की एज में भी एडवाइस करते हैं कि आप स्क्रीनिंग करवाइए। उसमें आप एक्सरे मेमोग्राम के अलावा आप एमआरआई ब्रेस्ट भी करवा सकते हैं, पर ये सिर्फ उन विशेष लोगों के लिए जिनकी फैमिली में रन करता है 25 साल की एज में। अमूमन नॉर्मल पॉपुलेशन में 45 से 50 में आप बिगिन कीजिए स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग के लिए जो आपने बताया, इससे काफी हद तक मैं सहमत हूँ, और ये सबको करवाना चाहिए कि 45 के बाद स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन एक जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का, वो किस बेसिस पे होता है? क्या बायोप्सी के बेसिस पे होता है, या फिर हम एमआरआई या मेमोग्राम के आधार पे भी तय कर सकते हैं? फाइनल डायग्नोसिस किस बेसिस पे करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल अरुण जी आपका। ज्यादातर हम कोई भी कैंसर आप ले लीजिए, दो मोडेलिटी रहती है इन्वेस्टिगेशन की। एक होती है आपकी इमेजिंग, जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि हाँ गांठ है, उसको आप बेसिक एक्सरे से, उसके बाद में आप उसका यूएसजी करवा लीजिए, या किसी केसेस में सीटी जरूरत होती है, पेट जरूरत होता है, उससे होता है। पर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए किसी भी कैंसर में बायोप्सी ही चाहिए होती है। हमें टिश्यू लेना होता है, एक सुई की जांच होती है, वो अंदर जाएगी, गांठ से मिनिमल बहुत छोटा सा टिश्यू लेगा, आपको दिखेगा भी नहीं, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करा जाता है, सेल्स देखे जाते हैं, कैंसर सेल कंफर्म होते हैं, उसके बाद ही हम कहते हैं कि इसे कैंसर है। इमेजिंग के बेसिस पे हम कह सकते हैं कैंसर है, पर कंफर्म हमेशा बायोप्सी के बेसिस पे ही होता है। तो आप एग्जैक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक सॉलिड ट्यूमर है। उस सॉलिड ट्यूमर्स में से हम कुछ सेल्स लेते हैं, और उन सेल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। पैथोलॉजिस्ट देखता है, हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब हम सेल्स को देख के ये पता करते हैं फाइनल डायग्नोसिस की ये कैंसर है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमें ये पता लग गया है कि ब्रेस्ट में कैंसर है बायोप्सी के बाद में जी, तो आप हमें बताएंगे कि क्या इनमें अलग अलग के टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, और अलग अलग स्टेजेस होती हैं? तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर भी एक तरीके का नहीं होता, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे आप कैसे एक आम जनता को जो मेडिकल से नहीं है, उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि हमने एक सेल निकाला है, सेल का हर सेल का अलग पैटर्न होता है। तो मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर टाइप होता है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, आईडीसी कहते हैं, 90% वो होता है। फिर बाकी कैंसर होते हैं, लोब्यूलर कैंसर होते हैं, कुछ एटिपिकल होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं हिस्टोलॉजी के बेसिस पे। अब जो उसके बाद वाला जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक मार्कर टेस्ट, जिसमें हम ER, PR, HER2 ये 3 मार्कर देखते हैं। KI67 और CK56 भी देखते हैं, पर मेन 3 मार्कर ER, PR, HER2। ER, PR, HER2 के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि वो हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, या ट्रिपल नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। क्योंकि हर तीनों का ट्रीटमेंट अलग है, विभिन्न है, तीनों का प्रोग्नोसिस अलग है, तीनों का आउटकम अलग है, तो इससे डिपेंड करता है। अब आए हम स्टेजिंग पे। किसी भी कैंसर, मोस्टली सॉलिड कैंसर में 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। 3 तक हम क्योर कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, मोस्ट ऑफ द कैंसर में। ब्रेस्ट में भी हम 3rd स्टेज तक क्योर सकते हैं। 4th का मतलब ही ये होता है कि बीमारी फैल गई है विभिन्न ऑर्गन्स पे, जैसे लंग में ले लो, लिवर में ले लो, तो मतलब बीमारी ब्रेस्ट तक कन्फाइंड नहीं है, अब कहीं और फैल गई है, उसका क्योर करना मुश्किल होता है। उसके लिए हम फिर उसका भी ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट काफी अच्छा रहता है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल आता है और काफी टाइम निकालता है। पर डेफिनेटिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है 3rd स्टेज तक, स्टेज 1, 2, 3। और 4th में पैलेशन हमारा मेन एम होता है, उसको आराम मिले, उसका टाइम लंबा हो, ये रहता है। तो आप एग्जैक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुन के नहीं डर जाना है। यदि
अर्ली स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1 2 3 तक है, तो पूरी तरीके से ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। और दूसरी चीज की जो आपने एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर वर्ड यूज किया कि ER, PR, HER2, ये 3 जो मार्कर आप करा रहे हो, इनके बेसिस पे और स्टेज, इन दोनों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो पूरी तरीके से क्योर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चीज जो भी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि एक बार बायोप्सी करा के ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, इन डेप्थ उसका इन्वेस्टिगेशन हो कि मार्कर कितने पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है और स्टेज कौन सी है, उसके बाद आप लोग तय करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगला सवाल मेरा यही है कि हमने स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग में डिटेक्ट होने के बाद हमने उसका डायग्नोसिस कर लिया, उसकी स्टेजिंग कंप्लीट कर ली, उसके मार्कर्स कर लिए। तो अभी हमारे पास इंडिया के अंदर कौन कौन सी मॉडलिटी हैं जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं? मेनली हमारे पास कैंसर में मेनली ब्रेस्ट ले लीजिए आप, हमारे पास सर्जरी मोडालिटी होती है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जैसे स्टेज 1 है, अपफ्रंट सर्जरी हो सकती है, स्टेज 2 तक भी हो सकती है। स्टेज 1 और 2 इज अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड में लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो सर्जरी जिनमें अपफ्रंट सर्जरी पॉसिबल होती है उनमें अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। जिनमें गांठ बड़ी होती है और ऑपरेबल में पूरा ऑपरेट नहीं कर सकते, मार्जिन क्लियर नहीं हो, तो उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं। नोड जिनका पॉजिटिव होता है, एक्जिला में फैल जाता है, उनको रेडिएशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन 3 मोडालिटी है, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी। कीमो लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में या फिर जो ट्रिपल नेगेटिव उन सब में लगती है, HER2 बेस में लगती है। एक अलग मोडालिटी है, वो है हार्मोन बेस्ड थेरेपी। वो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में 60% लोग ER/PR पॉजिटिव होंगे, हार्मोन पॉजिटिव होंगे, तो हार्मोन एक अलग ही और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। इसमें गोलियां भी होती हैं, इसमें इंजेक्शन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या उस समय प्रेफर करते हैं और क्या पेशेंट की कंडीशन है। तो हार्मोन बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेता है। जैसे आप ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, फिर भी लोग पूछते हैं हम ट्रीटमेंट अभी भी क्यों ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा 5 साल तक हार्मोन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, गोलियां चल रही होती है हार्मोन की। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि हार्मोन पॉजिटिव एक तो लो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होता है और उनकी लेट रिकरेंस होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लंबा ट्रीटमेंट हम लेंगे हार्मोन वाला। एक ये भी मोडालिटी है। कैंसर के लिए आपने 3 मोडालिटी बताई, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है और कितना बड़ा ट्यूमर है, मार्जिन क्लियर है या नहीं है। वो बहुत सारी चीजें देखने के बाद आप ये तय करते हो कि अलोन कीमोथेरेपी सफिशिएंट या फिर सर्जरी और कीमोथेरेपी सफिशिएंट, या आपको सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों का यूज करना है। बिल्कुल। बट अच्छी बात जो आपके डिस्कशन से मुझे नजर आ रही है कि हम इंसिडेंट से लेके, स्क्रीनिंग से लेके, डायग्नोसिस से लेके हम जब ट्रीटमेंट तक आए हैं बात करते करते, तो मुझे ये समझ आने लगा है और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होने लगा है कि ये सब चीजें, मतलब ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग अच्छे से हो, डायग्नोसिस अच्छे से हो, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी तरह कोई इतना अच्छा विजन रखने वाला इंसान हो, तो उन चीजों को हम जल्दी डिटेक्ट करके पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। जो क्योर नहीं हो सकता है, इसके अंदर मेनली जो गलती है वो उन लोगों की है जो सही टाइम पे स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे, डायग्नोसिस नहीं कर रहे, या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वो एग्री नहीं होते हैं। राइट सर? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, आपको अगर कुछ भी डाउट लगे, आपको लंप लगे, ब्रेस्ट में गांठ लगे, इग्नोर मत कीजिए। इंडियन सोसाइटी का अपना सिस्टम ये है कि हम अपने हर चीज को हम प्रायोरिटी पे रहते हैं, पर हेल्थ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। ये हर घर में देखा जाता है। इग्नोर मत कीजिए। टाइमली कुछ भी डिटेक्ट हुआ, हर चीज क्योरेबल है। ब्रेस्ट नहीं, बाकी कैंसर्स में मैं बता रहा हूँ। और इग्नोर करने से, या फिर कई बार सिम्टम्स लेट भी आते हैं, उसमें पेशेंट की भी गलती नहीं होती है, लेट आती है, उस केसेस से अलग है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोरेंस की वजह से गांठ बढ़ जाती है, स्टेज 4 हो जाता है, और फिर हमारा इंटेंट पैलिएशन हो जाता है। तो उसको आप गंभीरता से लें। कुछ भी आपको दिक्कत है, बॉडी कैंसर ऐसे नहीं आता, कैंसर आपको सिग्नल देगा और आपको उसको पिक करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। टाइमली उसको आपको इंटरवीन करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है। उससे आपका ही सर्वाइवल बढ़ेगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी, आपका ही ट्रीटमेंट लिमिटेड होगा। नहीं तो ट्रीटमेंट लंबा खिंचता है, परेशानी बढ़ती है और क्योर के चांसेस भी कम होते हैं। मतलब जो भी वुमन है जो अपनी 30s में एंटर कर गई है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि उनके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि ब्रेस्ट में कोई लंप है तो सेल्फ एग्जामिनेशन करें जिस भी तरीके से, और यदि उनको थोड़ा भी पता चल रहा है
तो वो एक सोशल और जो पर्सनल हेजिटेशन है उसमें आके ना रुके, एक प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके उसका एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग करवाएं, जो आपने बोला। बिल्कुल। एक एक्चुअली सर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में ही होता है या मेल के अंदर भी होता है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है और ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ। तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो आपको इसका प्रैक्टिकल अनुभव है, तो क्या मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है? हाँ जी, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, पर उसका इंसिडेंस काफी कम होता है। अप टू 1% टोटल ब्रेस्ट कैंसर है वो मेल में भी पाया जाता है। और मेल वाले ब्रेस्ट कैंसर जनरली एडवांस एज में होता है, 50, 60, 70 की एज में पेशेंट आते हैं। 1% होते हैं हार्मोन पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द कैंसर, वो भी क्यूरेबल होता है। पर क्योंकि मेल में हो रहा है तो मेल को लगता है कि ये तो कुछ ऐसा ही होगा, मुझे थोड़ा ना ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये अरुण जी का बहुत ही अच्छा सवाल है। मेल पेशेंट में भी उनको अगर कुछ लगे ब्रेस्ट में गांठ तो उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको उसको सीरियसली लेना चाहिए और टाइमली डिटेक्ट करना चाहिए। क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो सर जैसा कि आपने ट्रीटमेंट के लिए बताया कि हमारे पास 3 अलग अलग मॉडलिटी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। एक बार जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसका फॉलो कैसे रहता है? यानी कि मरीज ने एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसको फॉलो अप कैसे करना होता है और कितने टाइम तक आप फॉलो अप रखते हो, उसके बारे में बताएं। क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट तो हो गया, अब आगे उनको कैसे फॉलो करना है। जी, पहले मैं बता दूं ये तीनों मोडालिटी कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है सीक्वेंस क्या होगा इनका, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन स्टेज क्या है उनका, ER/PR HER2 स्टेटस क्या है। अरुण जी का सवाल कि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ट्रीटमेंट हमारा पहले ही प्लान हो जाता है ट्यूमर बोर्ड में कि क्या पहले देना है और खत्म होने के बाद में फॉलोअप कैसे होगा। फॉलोअप में सिंपल एक एक्सरे कराना है, मेमोग्राम आपको एनुअली, और कुछ नहीं है। इनिशियली 3 मंथ में विजिट होगी, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, 2 साल में ये रहता है, फिर उस फ्रीक्वेंसी को 6 महीना कर देते हैं, फिर 1 साल कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कितना आपका हो गया है डायग्नोस से हुए, ट्रीटमेंट से हुए। पर इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक है, वो है एक्सरे कराना है आपको छाती का, और कुछ नहीं। सर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो यदि उनका कोई भी सवाल है या वो चाहते हैं कि किसी और कैंसर के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक चारण सर जो हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है किसी भी कैंसर के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम वो क्वेश्चन और उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली हम सर से चर्चा करेंगे और हम एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जन सामान्य तक पहुंचाएंगे। जरूर जरूर। और मेरा ये कंसर्न है कि जितने भी लोग वीडियोस को यहाँ पे देख रहे हैं, मैं डॉक्टर अरुण कुमार योगी आज डॉक्टर अभिषेक चारण सर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं और डॉक्टर अभिषेक चारण सर, हम दोनों जो भी श्रोतागण हैं उनका स्वागत करते हैं और कैंसर अवेयरनेस के लिए हम उनसे गुजारिश करते हैं। और एक चीज सर मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो अक्टूबर मंथ आता है, वो अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए मंथ बोला जाता है जी। तो अक्टूबर मंथ के अंदर आप कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं या इतना इंसिडेंस है तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ रखना चाहेंगे? अक्टूबर मंथ में हमारा प्लान है कि हम छोटे छोटे, क्योंकि शहरों में तो काफी फिर भी अवेयरनेस है, छोटे छोटे कस्बों में जाके टॉक्स दें, उनको प्रचार बताएं, उनको मतलब अवगत कराएं। हमारी जो महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, काम में ही बिजी रहती हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाए। तो छोटे छोटे कैंप हो गए, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, छोटी जगह में, कस्बों में, उनमें हमारा टारगेट है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं हम अक्टूबर। धन्यवाद सर। अक्टूबर मंथ में हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम और एक सीरीज रखेंगे, ताकि जैसा सर ने बताया कि हम गांव के अंदर एक जन सामान्य तक, वो महिला या वो माता बहनें जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको कोई एजुकेट करने वाला नहीं है, और वो भी कैंसर के बारे में, तो हम उन तक एक कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो भी हम अभिषेक सर के साथ अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरा बस एक ही मैसेज है, हमारी लेडीज हमारे घर होम मेकर हैं, वो पूरा सबका ध्यान रखती है, पर अब टाइम आ गया कि हम उनका भी ध्यान रखें
और उसका ध्यान रखने का अभी से हमें शुरुआत करनी है। उनको कुछ भी दिक्कत है हमें एड्रेस करना है। सर, ये जो हमारा एक डिस्कशन रहा कैंसर के ऊपर, और कैंसर में भी स्पेसिफिकली हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो डिस्कशन किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू कि आपने एक जनरल लोगों के लिए, मुझे पता है कि आप काफी बिजी रहते हैं, इतना टाइम भी नहीं रहता, बट हम सोशल मीडिया के थ्रू और इन वीडियोस के थ्रू हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला पाए। और हमने एक मुहिम चालू करी थी सर, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज इस बारे में डिस्कशन किया। और ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के बाद में कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी नॉमिनेशन हो चुका है जी। यानी कि कैंसर इतनी तेजी से जो इंडिया में बढ़ रहा है, इसके लिए जैसे डायबिटीज के लिए लोगों में अवेयरनेस है, हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। बिल्कुल। तो यदि आज से ही हम इस चीज के लिए अवेयर हो जाएं, जो मैं आशा करता हूं कि आपके इस वीडियो से भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर और हो सकता है पूरे विश्व में लोग आपकी बात को सुने और कैंसर के लिए और ज्यादा अवेयर हो। तो मैं चाहता हूं कि सर इस तरह की कैंसर के बारे में जो अवेयरनेस है वो आप लोगों के सामने लाते रहें, और हम भी आप लोगों के सामने और कैंसर्स के बारे में, जैसे लंग कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर की हमने अभी बात करी, ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं, इनके बारे में हम सर से चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों तक कैंसर के अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। और एक लास्ट मेरा सवाल है, एक्चुअली सवाल भी नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी माताएं और बहनें अभी भारत के अंदर हैं, सबसे ज्यादा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर के हैं, तो उन माताओं और बहनों के लिए एक आप ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हैं, कैंसर के आप स्पेशलिस्ट हैं, जयपुर के अंदर आपका बहुत बड़ा नाम है, तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों के लिए आप एक जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं जिससे उनको लाइफ में काफी हेल्प मिले। मेरा जनरल मैसेज यही रहेगा हमारी माताओं बहनों के लिए, सबके लिए, पहले तो आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें और अपनी शरीर को एड्रेस करें, इसको इग्नोर ना करें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, और कोई भी आपको सिम्टम लगे, कुछ भी लगे, उसको एड्रेस करें, प्रॉपर चैनल के थ्रू एड्रेस करें। ये प्रिवेंटेबल एक एक्सटेंट तक है, ट्रीटेबल है और क्यूरेबल है टाइमली। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।